Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों नानावती केस से तो हम सब परिचित होंगे. वी रेड इवन इन आईपीसी और रुस्तम मूवी और कितने सारे टीवी सीरियल आ चुके हैं. बट लिटिल डिड वी थिंक कि इसमें कंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन है, इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का भी एक क्वेश्चन है. और इसमें बात असल में दोस्तों ये है कि इसमें ये क्वेश्चन इंटरप्रेट करना है कि सपोज हाई कोर्ट ने सपोज किसी को कन्विक्ट कर दिया तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील फाइल करे. उसके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वो किसी गवर्नर के पास जाए और प्रेसिडेंट के पास जाए और पार्डन या सस्पेंशन कुछ ये मांग ले. तो इन दोनों में अपेरेंटली कन्फ्लिक्ट है. तो यही इशू था यहाँ पर इस केस में. इस केस में एज वी नो कि हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने जब इसको गिल्टी फाइन मतलब कि अवार्ड दे दिया था, कन्विक्ट कर दिया था, तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे ने सस्पेंशन ऑफ इसके कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया था. और इट सेड कि और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपना जजमेंट न दे तब तक इसको कोई वारंट वगैरह इशू करने की ज़रूरत नहीं थी. तो यहाँ पे था कि वॉज गवर्नर इंक्रोचिंग ऑन द पावर ऑफ जुडिशरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले आपको कुछ उसके रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं. रूल्स जो उसने आर्टिकल 145 में फ्रेम किया होते हैं. तो एक जो रूल 5 है, उन दिनों जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स था, अब तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 चलते हैं, लेकिन ये केस है दोस्तों 1961 का. तो उन दिनों जो सुप्रीम कोर्ट रूल था उसके रूल 5 में ये लिखा रहता था कि आपको यू हैव टू सबमिट टू द जो भी सेंटेंस है, बिकॉज दैट अगर आप ये नहीं करें तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि गवर्नर ने ऑलरेडी उसको सस्पेंड कर दिया था, जो भी उसको कन्विक्शन जो भी उसको सेंटेंस मिला था हाई कोर्ट से. सो इट डिड नॉट हैव टू कोई वारंट इशू होने की ज़रूरत नहीं थी. तो दोस्तों हाई कोर्ट ने जब इसको देखा तो हाई कोर्ट था कि गवर्नर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जो भी किया. और जो के.एम. नानावती है जो एक्यूज है उसको ही इज़ फ्री, ही डज नॉट कोई वारंट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि या तो गवर्नर का ऑर्डर रिवोक हो जाए या वो वापस ले ले या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए. बट यहाँ पर इट्स कि गवर्नर को नहीं करना चाहिए था. तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कंटेंशन हुए. तो एक बार देखते हैं इसको. तो जो एडवोकेट जनरल है बॉम्बे का उसने ये कहा कि आर्टिकल 161 में जो पावर होती है, पार्डन, रिप्रीव, इन सब की पावर, दे आर पावर ऑफ द सॉवरेन. तो स्टेट के केस में इट इज़ एक्सरसाइज बाय द हेड ऑफ द स्टेट और यूनियन के केस में हेड ऑफ द यूनियन. तो ये जो प्रेरोगेटिव पावर्स हैं दे आर अनहिंडर्ड. ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 142 में या जो सुप्रीम कोर्ट के रूल फ्रेमिंग पावर आर्टिकल 145 में, जैसे आर्टिकल 145 में ये लिखा है कि सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, उसी तरह आर्टिकल 142 में ये कहा जाता है कि इट शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ. उसमें भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द, उसके जो 142 के सेकेंड सेक्शन में पार्लियामेंट लॉ को के सब्जेक्ट ये किया हुआ है. तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 142 इज़ मतलब सबसर्विएंट टू अ लॉ, बट ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 161 इज़ अनहिंडर्ड. सेकेंडली ये कहते हैं कि आर्टिकल 145 में जो रूल फ्रेम करता है सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ इक्वल टू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. तो अगर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन शुड रेन सुप्रीम. दूसरी इनकी तीसरी कंडीशन ये है कि अच्छा उन दिनों CRPC 1898 हुआ करती थी. तो उसके सेक्शन 401 में यही लिखा था कि द गवर्नर हैज़ द, जो गवर्नर और जो रिस्पेक्टिव हेड जो है हैज़ द पावर टू सस्पेंड द सेंटेंस, और एट एनी टाइम उसमें फ्रेज यूज़ हुआ था. तो ये इनका कहना था कि सेक्शन 401 में एट एनी टाइम बोला गया. तो एट एनी टाइम मतलब इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि जब अपील फाइल करने से पहले, जैसे जो ऑपोजिट पार्टी थी उसका ये कंटेंशन यही था मेन कि वी अग्री कि आर्टिकल 161 में आपके पास पावर है, दिस इज पावर ऑफ सॉवरेनिटी, आपका प्रेरोगेटिव पावर है, बट दैट पावर एंड्स एज सून एज सुप्रीम कोर्ट एडमिट्स द अपील. एक बार उसने अपील फाइल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया, तो उसके बाद यू कम अंडर द प्रेरोगेटिव ऑफ यू कम अंडर द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जो भी अपैलेट कोर्ट है. तो जैसे सेक्शन 426 में ही लिखा हुआ है कि इट्स द पावर ऑफ द अपैलेट कोर्ट टू सस्पेंड सेंटेंस. जब सेक्शन 426 शुरू हो जाएगा तो सेक्शन 401 ख़त्म हो जाना चाहिए. ये कहना था इनका कि एक बार आपने अपील कर दिया इस केस में सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद ना यू आर बाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट रूल्स. तो इसलिए इसके बाद आर्टिकल 142, आर्टिकल 145 आ जाएगा. आर्टिकल 161 वहीं पर रुक जाना चाहिए. जबकि ऑन दी अदर हैंड ये लोग कह रहे थे कि नहीं, आर्टिकल 161 इज अनट्रैमल्ड बाई आर्टिकल 142, सेक्शन 401 में एनी टाइम हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो ये सब कंटेंशन इनके थे. बट देन और उसी तरह ऑपोजिट पार्टी का कहना था कि आर्टिकल 161 इज एन एग्जीक्यूटिव, वी अग्री दैट पार्डनिंग पावर इज नॉट ए जुडिशियल पावर, इट्स एन एग्जीक्यूटिव पावर, बट एग्जीक्यूटिव पावर हैज़ टू बी एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 154. और दोस्तों आर्टिकल 154 कहता है
कि आर्टिकल 154 के पावर को एक्सरसाइज करने के टाइम गवर्नर कैन नॉट यूसर पावर ऑफ एनी अदर अथॉरिटी। तो अगर जुडिशरी को कोई पावर दी गई है तो उसके पावर को यूसर ना कर लेगी। और यहाँ हमने देखा कि अपीलेट कोर्ट के पास पावर है सस्पेंड करने के लिए सेंटेंस। तो ये जब एक बार हम कोर्ट के दायरे में आ गए तो सेक्शन 426 लगना चाहिए। उसी तरह आर्टिकल 142 या आर्टिकल 145 के दायरे में आ गए तो वो लगना चाहिए। उसी तरह आर्टिकल 154 में ये भी लिखा हुआ है कि दिस पावर हैज़ टू बी एक्सरसाइज बाय द गवर्नर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो और आर्टिकल 142 आर्टिकल 145 आर वेरी इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये सब कंटेंशन थे। उसके बाद एक केस कोर्ट हुआ इसमें, बाल मुकुंद वर्सेस एम्परर। तो दोस्तों उसमें हुआ ये था, प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है। तो उसमें हुआ ये था कि जो गए प्रिवी काउंसिल के पास अपने क्रिमिनल केस में सस्पेंड कराने के लिए, बट साइमल्टेनियसली इन्होंने अपने मतलब पार्डन पिटिशन भी डाल दिया था वहाँ पे एम्परर के पास। तो एम्परर ने अलाउ कर दिया। तो प्रिवी काउंसिल के पास यही जजमेंट है। तो प्रिवी काउंसिल ने बोला कि ठीक है, वी कैन नॉट इंटर, वो दूसरी पावर है, वो आप साइमल्टेनियसली अप्रोच कर सकते हो एम्परर को एंड यू कैन टेक पार्डन फ्रॉम इट। हम उसमें ये हमारा कोई डोमेन नहीं है। बट देन सुप्रीम कोर्ट डिस्टिंग्विशेस इट। सुप्रीम कोर्ट से कि प्रिवी काउंसिल वॉज नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील, बट सुप्रीम कोर्ट है बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 131 मतलब 130 से 132 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेट पावर सेंस इवन इन क्रिमिनल मैटर्स। तो इसलिए हम डिस्टिंग्विश किया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अगेन सेज, जस्ट अ सेकेंड, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें बाल मुकुंद वाले हैं केस में उसने डिस्टिंग्विश करके कहा कि यहाँ पर चूंकि हमारे पास भी पावर है, एक बार आप यहाँ पे आ गए तो फिर यू शुड नॉट गो टू द यू शुड नॉट एक्सेस द पार्डनिंग पावर। तो दिस इज द यहाँ पे इस कन्फ्लिक्ट को आर्टिकल 161 वर्सेज आर्टिकल 142 ऑन वन हैंड एंड सेक्शन 401 CRPC 1898 वर्सेज सेक्शन 498 CRPC 1898, इन दोनों में जो कन्फ्लिक्ट को डिजॉल्व करने कोर्ट ने बोला कि वी अग्री कि आपका पावर अनट्रैमल्ड है, अनहिंडर्ड है। बट वंस आपने एक अपील फाइल कर दी और वो अपील एडमिट हो गई तो इट्स नाउ द पावर ऑफ द कोर्ट। तो आप एट बेस्ट कर सकते थे कि हम सस्पेंड करें सेंटेंस टिल द अपील इज़ फाइल। अब एक बार अपील फाइल होगी तो उसके बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा कोर्ट सेंटेंस सस्पेंड होना चाहिए नहीं। तो दिस इज हाउ कोर्ट ने हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट किया इन सेक्शंस को। और यहाँ पे नानावती केस में फिर आगे तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था दैट इज इन मटीरियल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, बट दिस इज हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस केस। और कोर्ट ने एक और बात यहाँ पे कही, जैसे हम हमेशा लेजिस्लेटिव हिस्ट्री हम देखेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एड्स टू इंटरप्रिटेशन में ये भी देखेंगे कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखेंगे तो उसके सेक्शन 295 सब सेक्शन 2 में लिखा था कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल डेरोगेट, या नॉट यहाँ पे नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज था विद रिस्पेक्ट टू पार्डनिंग पावर। वैसा कोई नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज यहाँ पे आर्टिकल 161 में नहीं यूज़ हुआ है। इसका मतलब इट इज़ सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वॉट जो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे जो कह रही है वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इन सब के बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि इट इज़ वेल अमीनेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज़ आर्टिकल 142 के दायरे को एक्सेप्ट रिस्पेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस तरह हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट किया दोनों सेक्शंस को और दोनों आर्टिकल्स को। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। मिलते एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विथ आवर ट्रस्ट विद लॉ।